हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां के ज्योग्राफी के बुक हाथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं, तो बने रहे। इसके पहले हम लोग पढ़े थे जल क्या है, जल का उपयोग क्या क्या है। आज हम पढ़ेंगे जल संसाधन का उपयोग कैसे कैसे क्या है और यहाँ पर क्या क्या उपयोग किया जाता है जल संसाधन के रूप में, किस चीज़ का कितना उपयोग किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत की आबादी तीव्रता गति से बढ़ रही है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनसंख्या लगभग तिगुनी हो गई है। तीव्रता के बाद की स्वतंत्रता के बाद भारत की जनसंख्या तीव्र से बढ़कर क्या हो रही है, तिगुनी हो गई है। आबादी वृद्धि के साथ जल की सभी क्षेत्रों में मांग त्वरित गति से बढ़ रही। पेयजल, सिंचाई तथा उद्योग जैसे उपक्रमों की वृद्धि से जल की मांग काफ़ी बढ़ गई है। इसके कारण पेयजल, पीने के लिए पानी, सिंचाई के लिए पानी, उद्योग में पानी, पानी ही पानी, सगरो पानी, हनी सिंह वाला पानी, आधे दिन है, साने साने ब्लू है पानी, सब है पानी के बारे में। पानी पानी इतना हो गया है कि पानी की उपयोगिता तो बढ़ते ही जा रहा है। 1951 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति की उपलब्धता 5177 घन लीटर थी, जो 2001 में 1829 घन मीटर प्रति वर्ष व्यक्ति तक पहुंच गई थी। संभावना है कि 2005 तक 2025 तक पहुंचते पहुंचते प्रति व्यक्ति की उपलब्धता 1342 घन लीटर, पहले 2001 में 1829 लीटर था, अब क्या हो जाएगा, घन मीटर था, अब हो जाएगा 2025 तक कितना हो जाएगा, 1342 घन मीटर प्रति व्यक्ति हो जाएगी। यानी कि घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, पानी घट जाएगा उपलब्धता। क्यों घट जाएगा? क्योंकि पानी घटते जा रहा है, जो जल संकट की समस्या को आगमन कर संकेत प्रतीत करती है। पहले लोग 2011 में एक व्यक्ति 1829 लीटर पानी यूज करता था, अब कितना करेगा 2025 होते होते, क्योंकि पानी घट जाएगा 1342 लीटर, जो कम से कम 400 लीटर क्या हो गया, 400 घन लीटर कम गया है। ऐसे धन प्रतिवर्ष व्यक्ति हो जाएगा। जल संकट की समस्याओं को आगमन का संकेत प्रतीत होता है, जहां ऐसे संकटपन्न देशों का जल का आयात करना पड़ता है। जल का मानवीय जीवन में काफ़ी उपयोग, जल का मानवीय जीवन में काफ़ी उपयोग है। जैसे यहाँ तक कि जीवन सृजन में भी जल महत्वपूर्ण है। प्राणी एक वनस्पति में भी अधिकांश भाग जल के ही होते हैं। इसके जल के महत्व को सजग ढंग से प्राणियों में 65% तथा पौधों में 65 से 99% जल का अंश होता है। तो मनुष्य के शरीर में कितने % पानी है? 65% पानी पाया जाता है। ये एनसीईआरटी का रहा, लेकिन कुछ बुक में 75% भी लिखा हुआ रहता है। आंका जा सकता है। जल के उपयोगों की सूची लंबी। पेयजल, घरेलू, कार, सिंचाई, उद्योग, जल स्वास्थ्य दम, मल मूत्र विसर्जन इत्यादि कार्यों के लिए जल अपरिहार्य मतलब बहुत ही आवश्यक है। आप देखते होंगे दिन भर में आप क्या चीज़ बिना अगर जल के अगर रखा जाए, अगर बिना जल के रहिएगा नहीं तो क्या आप एक दिन जल का उपयोग नहीं कीजिए, देखिए आपको कितने सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिना जल का जीवन नहीं, इसीलिए तो कहा जाता है जल ही क्या है, जीवन है। पर्याय जल विद्युत निर्माण तथा परमाणु संयंत्र, शीतलज मत्स्य पालन, जल कृषि, वाणिज्य, जल कीड़ा जैसे कार्य की कल्पना भी बिना जल के नहीं किया जा सकता। भारत में जल उपयोगी के बदलते स्वरूप को निम्न सारणी से देखा जा सकता है। भारत में वो जल का उपयोग बदलते जा रहा है कि कैसे कैसे उपयोग हो रहा है, उसको निम्न सारणी में देख सकते हैं। ऊपर में हेडिंग में लिखा हुआ भारत जल के उपयोग का बदलता स्वरूप क्या है। इकाई अरब घन मीटर में, कौन धर्म मीटर में, अरब घन मीटर में उपयोग। घरेलू में 1990 में उपयोग क्या होता था, 2000 में क्या, 2010 में, 2025 में, 2050 में क्या होता है। घरेलू 25 पहले उपयोग किया जाता था, 25 अरब घन लीटर किया जाता था घरेलू में उपयोग। 2000 में कब क्या करने लगा, 33, यानी बढ़ते चला गया। 2010 में 42, 2025 में 52, 2050 आता था 60 अरब घन लीटर घर में उपयोग होगा। सिंचाई में 1990 में सिंचाई में 460 अरब घन लीटर करते थे। फिर क्या हो गया 2000 में 356, फिर 2010 में बढ़ के हो गया 653, 2025 में 270 अरब घन लीटर, और 2050 में कितने हो जाएंगे 800 अरब घन लीटर। जो कि क्या हो रहा है, पानी का उपयोगिता बढ़ता ही जा रहा है। पानी का स्तर क्या हो जाता जा रहा, कमता जा रहा, घटते जा रहा। उपयोग बढ़ रहा, स्तर घट रहा, यानी कि कोई चीज़ हम उपयोग ज़्यादा ला रहे हैं, यानी खाना खाने का श्रेणी बढ़ते जा रहा, ज़्यादा खा रहे हैं, रोटी कम बना रहे हैं, तो क्या चीज़ दिक्कत, समस्या, परेशानी, तकलीफ तो होने ही वाला है।
उद्योग में 1990 में मात्र 15 अरब धन लीटर होता था, 2000 में 30 अरब धन लीटर, 2010 में 89 धन लीटर, 2025 में 120 धन लीटर, 2050 में 130 धन लीटर तक हो जाएगा। ऊर्जा में 1990 में 19 अरब धन लीटर, 2000 में 27 अरब धन लीटर, 2010 में 44 अरब धन लीटर, 2025 में 71 अरब धन लीटर, 2050 में 120 अरब धन लीटर किया जाता। अन्य 1990 में अन्य चीज़ों में क्या चाहिए इतना होता था। योग पूरा लगभग 2090 में टोटल 549 अरब धन लीटर होता था, 2000 में 659 अरब धन लीटर, 2010 में 853 अरब धन लीटर, 2025 में 1050 अरब धन लीटर या 2050 तक में 11050 अरब धन लीटर। जो क्या पानी का उपयोगिता बढ़ते जा रहा है, ये अनुमानित है, एस्टिमेट है, अनुमानित माना गया है कि इतना तक होगा, कन्फर्म नहीं होगा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए, इससे कम भी हो जाए। करा बहुपरियोजना योजना, कौन योजनाएं, बहुउद्देशीय योजनाएं। करा प्राचीन ग्रंथ एवं अन्य ऐतिहासिक अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि ईंट, पत्थर, मिट्टी, मलबे के सहारे झील या अन्य जलाशय, तटबंध और लहरों जैसे उत्कृष्ट कृतियों बनाई जाती थी। अतः यह परिपाटी नवीन नहीं है। हमारे आज कई नदियां पर बांध बनाए गए हैं। बांध आज नया नहीं बनाया गया, इसके पहले भी कई तरीक़ा से किसी तरीक़ा से न किसी तरीक़ा से बांध बनाए जाते रहे हैं, जो कि आज भाई हम लोग ये नया चीज़ नहीं कि बांध बना लिया, झील बना लिया, तालाब बना लिया तो हम लोग उछल रहे हैं, कूद रहे हैं कि हम लोग तो नया चीज़ कर लिए, कुछ पहले से ही होते आ रहा था। लेकिन पहले क्या था, साधारण तरीक़ा से बनता था, नॉर्मल चीज़ से बनता था। अब है कि थोड़ा अलग और हट के चीज़ बनाए जाते हैं। करा क्या आप जानते हैं, डू यू नो, देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाले उक्त परियोजनाओं को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा। ध्यान देने योग बात, क्वेश्चन पूछेगा, जलाशय को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से घुरा के पूछ सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस चीज़ को, बांध को किस नाम से सम्मानित किया था, तो आधुनिक भारत का मंदिर। तो आधुनिक बांधों का आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन से, प्रथम प्रधानमंत्री, कौन मंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री, कहाँ के, भारत के। क्या नाम था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए तथा देशवासियों को जीवन स्तर को सुधारे हेतु योजनाएं निर्मित हुए, जिसमें नदी घाटी, कौन घाटी, नदी घाटी, जैसे देख रहे होंगे आपको दिखाई दे रहा बांध, क्या दिखाई दे रहा होगा जी, बांध, डैम जिसको कहते हैं इंग्लिश में। करा परियोजनाएं पर विशेष बल दिया गया। इस परियोजनाओं को विकास के कई उद्देश्य थे। इन परियोजनाओं के विकास के बहुत सारे उद्देश्य थे। बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेय एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योग के जलापूर्ति, परिवहन, मनोरंजन, वन, जीव संरक्षण, मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटन इत्यादि इन अनेक उद्देश्यों के लिए पूर्ति के सक्षम इन नदियों घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से विश्ववित किया गया। बोल सर आप तो पढ़ के बता दिए, हमको कुछ समझ में आया हुआ नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हमको बताइए। हम कि लीजिए आप बोले और हमने बताई, हो सकता है, लीजिए आप समझने का प्रयास कीजिए, हम समझाने का कष्ट करेंगे। देखिएगा, करा कि नदी घाटी परियोजना क्यों बनाया गया। मान लीजिए ये नदी कैसे बनता है परियोजना, जो समझिए ये नदी है, क्या है, नदी, कौन नदी, नदी इस तरीके से जा रहा है। अब नदी पर क्या ऊंचे स्थान पर यहाँ पर बांध बनाकर बड़े मोटे ईंटें, जैसे ईंटे से, पत्थर से, कंक्रीट से यहाँ पर क्या लगा दिया, बना दिया गया, बांध बना दिया गया, इस तरीक़ा से चौड़ीकरण कर दिया गया। अब नदी का पानी है तो क्या इधर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो इधर नदी का पानी इधर नहीं जा पाएगा तो इधर इकट्ठा हो जाएगा, इसको ऊंचा बनाता दिया जाता है, ऊंचा बना दिया गया। अब नदी का पानी इधर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, इसकी इधर जम गया तो पानी का स्तर बढ़े, ऊंचा होगा कि नीचा होगा, तो ऊंचा होते चला जाएगा पानी का स्तर। जैसा ही पानी का स्तर नीचा होगा, ऊंचा होगा, तब यहाँ पर क्या चीज़ होगा। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए वर्षा अधिक हुआ, इधर पानी अधिक आया, तो पहले क्या नदी में ही चलते चल जाता था, तो नदी में चलते जाता था तो बाहरी इलाका में क्या चीज़, बाढ़ आ जाता था। अब क्या होगा, ये ऊंचा बन गया, अभी गेट को बंद कर दिया जाएगा ना, तो पानी इधर इकट्ठा हो जाएगा, जिससे बाढ़ से रोका जा सकता है। और इसमें यहाँ पर जब ये डैम बना दिया गया और डैम बना के टर्नेडो लगा दिया जाएगा, तो इस क्या होगा, चलेगा। और पानी जब यहाँ एक नाली के माध्यम से पानी घूमेगा तो डायनमो लगा दिया जाएगा इस तरीके से, तो पंखा को क्या करेगा, पानी प्रेशर से घुमाएगा,
घूमेगा डायनमो, डायनमो घूमता है तो क्या चीज़ का, आप पढ़े होंगे साइंस में, डायनमो घूमता है तो क्या चीज़ का निर्माण होता है, विद्युत का निर्माण होता है। तब विद्युत का निर्माण हो सकता है, पहला बाढ़ से नियंत्रण हो गया, दूसरा विद्युत, यही परियोजना से विद्युत भी बनाया जा सकता है, तीसरा क्या हो गया, मृदीय अपरदन को भी रोका जा सकता है, मिट्टी की जो कटाव हो गया इधर, जब ये स्पीड में जाता, पानी तेज़ी में जाता बाढ़ से, तो सब मिट्टी को धोते चल जाएगा। अभी क्या धीरे धीरे अब आराम से जितना पानी चाहेंगे उतना पानी को छोड़ेंगे इधर, तो आराम आराम से पानी आएगा, तो क्या मिट्टी कटाव हो पाएगा, नहीं। मिट्टी कटाव यानी कि पहला हो गया कि क्या चीज़, पहला हो गया बाढ़ की समस्या से रोकना, दूसरा हो गया क्या चीज़, बाढ़ की समस्या, आप मृदा अपरदन को रोकना, तीसरा हो गया क्या चीज़, तीसरा हो गया जो देखिए बिजली का उत्पादन हो गया, चौथा हम लोग समझते हैं पेयजल। अब मान लीजिए इधर दूर वाला इलाका पानी की सुविधा नहीं है, तो यहाँ पाइप से ले जाके इसका पानी को फिल्टर करके इलाकों में क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट बांटा जा सकता है, तो पेयजल की सुविधा भी हो सकता है। और यहाँ के आसपास के जो घर होंगे, खेत होंगे, इस खेतों में भी क्या किया जा सकता है, जब इस आसपास के खेत होंगे तो ये देखा जा सकता है, खेतों में भी किया जा सकता है क्या, इस सारे खेतों में सिंचाई के लिए मोटर लगा के, बोरवेल लगा कर यहाँ पानी लाकर खेत को सिंचाई भी किया जा सकता है, तो सिंचाई भी एक समस्या हो गया, जल आपूर्ति हो गया, ईंधन हो गया। अभी हम मछली, अभी पानी तो हमेशा भरल रहेगा, तो पानी भरल रहेगा तो इसमें ठीका पर दे के मछली भी रोपा जा सकता है, मछली भी इसमें पाला जा सकता है, मछली पालन भी किया जा सकता है, जिससे उद्योग बढ़ेगा, तो मछली पालन भी हो सकता है। और लोग, आप लोग जाइएगा तो देखिएगा डैम है, ओ माय गॉड, देखते हैं कितना पानी ही पानी है, जाइएगा नाव ऊपर चढ़िएगा, घूमिएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा जी, उसमें मनोरंजन का हो जाएगा, पर्यटन स्थल भी हो जाएगा। यानी कि बांध का एक उद्देश्य नहीं, बहुत सारा उद्देश्य। कौन कौन उद्देश्य हो गया, पहला उद्देश्य हो गया बाढ़ पर नियंत्रण, दूसरा मृदीय अपरदन को रोकना, विद्युत जल का उत्पादन, पेयजल, सिंचाई, जल आपूर्ति, और क्या चीज़ हो गया, परिवहन हो गया, मनोरंजन हो गया, पर्यटन स्थल हो गया, जल कृषि, यानी बहुत सारी योजना। इसलिए तो इसे बोला जाता है, बांध को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। प्रथम प्रधानमंत्री की दृष्टिकोण था कि नदी घाटी परियोजना कृषि, औद्योगिक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण तथा नागरिक व्यवस्था को समन्वित रूप से विकसित कर सकेगी। इनका मानना था कि जब बांध बन जाएगा नहीं तो वहाँ के रहने वाले ग्रामीण लोग भी क्या चीज़ हो जाएंगे, विकसित होते चले जाएंगे। भारत में अनेक नदी घाटी परियोजना का विकास हुआ है। भाखड़ा नागर, हीराकुंड है, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, स्वर्ण रेखा एवं सोन परियोजना जैसी अनेक परियोजनाएं भारत में बहुआयामी विकास के सहायक हो रहे हैं। इसको बहुत सारे बांध बनाया गया, जिसमें बहुत सारे बांधों से इसमें एक उद्देश्य नहीं बनाया गया था, बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया था, क्योंकि बहुत उद्देश्य था। इससे वहाँ के लोगों से अनेक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। गत कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजना एवं बांध विरोधक एवं पुनर्रक्षित का कारण बनाते रहे। नदियों में बांध लगाने से नदियों का प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध होता है, जिससे तल पर अपसादीकरण तेज हो जाते हैं। इसी तलछट जमाव से जलीय जीवन के साथ भोजन एवं प्रजनन तथा स्वच्छंद विचरण की समस्या हो जाती है। साथ ही बाढ़ जैसी विभीषिक भी उत्पन्न हो जाती है। इतना ही नहीं, बाढ़ ग्रस्त मैदान में वनस्पतियाँ एवं मृदा प्लावित होकर अपघटित भी हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारे क्या मिट्टी उट्टी भी क्या हो जाती है, यहाँ से निकल के चली जाती है। यहाँ पर देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, क्या आप जानते हैं? डू यू नो? नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है, जिसको कहते हैं एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं गैर सरकारी संगठन, एनजीओ है, जो अस्थायी लोगों, किसान, पर्यावरणीय, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा बचाओ पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित किया गया था। ये एक सरकारी द्वारा नहीं चलाया जाती, ये आम पब्लिक द्वारा, हम आप लोग में इसमें जुड़ के एनजीओ भी, आप भी चाहें तो एनजीओ खोल सकते हैं, हम भी चाहें तो खोल सकते हैं, कोई भी चाहे तो खोल सकता है। करा इसमें एनजीओ से के माध्यम से यहाँ पर सरदार सरोवर बांध और विरोध में प्रेरित किया गया है। करा टिहरी बांध आंदोलन जैसे अनेक अवरोधी बहुउद्देशीय परियोजना की खामियां को उजागर करते हैं। आमतौर पर लोग अपनी जमीन, आजीविका और संसाधन से लगाव एवं नियंत्रण को त्याग कर अत्यंत विस्थापित हो जाते हैं,
जिनके बदले इन्हें न तो पर्याप्त मुआवजा मिलता है और न ही ये विस्थापित होकर के पश्चात इन परियोजनाओं का भी लाभ ले पाते हैं। इसका लाभ पूंजीपतियों, जमींदारों के वर्गों अवश्य मिल जाता है। यह सच है कि सिंचाई की सुलभता ने कई क्षेत्रों में फसल के प्रतिरूप की परिवर्तन किया है। जहां जल कृषि एवं वाणिज्य फसलों की ओर किसान आकृष्ट हुए हैं, वहीं मृदा का लवणीकरण जैसी गंभीर समस्याओं की उत्पन्न हो रही है। इस वजह से गरीब, भूमिहीन एवं अमीर भूस्वामी के मध्य एक सामाजिक खाई का निर्माण होता प्रतीत हो रहा है। इस तरह के झगड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगते एवं लाभ के बंटवारे में दिन प्रतिदिन समस्याएं उत्पन्न हो रही है। वो सर क्या पढ़ाएं, हमको समझ में नहीं आया, जो समझाइए। हम कि देखिए, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर ही नदी जा रहा है। क्या जा रहा है? नदी। समझाते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर क्या ही नदी है, यहाँ नदी जा रहा है। यहाँ क्या बनाना है? बांध बनाना है। तो बांध तो बहुत बड़ा क्षेत्र में होना चाहिए। यहाँ पर हमको बांध बनाना है तो बहुत बड़ा क्षेत्र में होना चाहिए। तो कि नहीं नदी में कि इतना ही में पानी में कैसे हट जाएगा? तो इसको लंबा क्षेत्र, इतना ही बड़का बहुत बड़ा क्षेत्र होना चाहिए इसके लिए। तो बहुत बड़ा क्षेत्र होना चाहिए। तो आप ही से पूछते हैं, इन नदियों के अगल बगल में तो क्या गाँव बसता होगा? तो यहाँ बहुत सारे गाँव भी होंगे। इस तरीक़ा से गांव का पूरा गांव है बहुत सारे। तो इस साइड में भी पूरा गांव होंगे और खेती भी हो रहा होगा। किसान भी लोग रहते हैं गांव में, तो किसान लोग रहते होंगे, यहाँ पर खेती भी हो रहा है। तो ये बांध बनेगा तो ये पूरा ज़मीन तो ले लेगा। अब पूरा ज़मीन लेगा तो सरकार क्या करवाएगा? ये जो है यहाँ के गाँव में रहने वाले लोगों, गाँव में रहने वाले किसानों को क्या कर दिया जाएगा? यहाँ से हटाया जाएगा। जब यहाँ से हटाया जाएगा तो होगा क्या? हटाने के लिए यहाँ से इनको मुआवजा दिया जाएगा, ज़मीन के लिए मुआवजा मिलेगा। तो लेकिन डायरेक्ट ज़मीन के लिए मुआवजा मिलेगा, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, रहते रहते आदी हो गए हैं, और इनको यहाँ से जाकर हटाकर कहेगा कि डायरेक्ट आप जाकर इधर कहीं बनाकर घर रहिए। तो यहाँ पर इसको बनाना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि आज हटाया तो कल जाके यहाँ पर घर बन के तैयार भी हो जाएगा, यहाँ रहने लगेगा। इसको क्या ऐसा तो नहीं है कि आज ज़मीन लिया सरकार, इससे कब्जा में ले लिया, कल इसको अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ऐसा भी संभव नहीं है। तो होता था क्या? तो जो बताते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या हुआ, कैसे हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? नर्मदा ही नदी है। कौन नदी? नर्मदा। कौन नदी? नर्मदा। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। कौन रात? गुजरात में स्थित है। अब हुआ क्या? यहाँ से इसको हटाया गया तो यहाँ पर जो इसका लाभ भी जो होगा ना हटेगा तो गरीब लोग यहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर पहले क्या हो रहा था? इनके पास ज़मीन था, खेत था, तो ये अपने खेती करके अपने खाने के लिए फल सब्जी जो भी हो, अनाज हो, सब उपजा लेते थे। लेकिन अब इसके बदले सभी ज़मीन और घर के बदले पैसा दिया जाएगा। यहाँ लाकर तो यहाँ पर तो क्या, यहाँ पर तो आराम से इनका ज़मीन था, सस्ता था, जो भी सस्ता महंगा जो भी था। लेकिन यहाँ पर जाएगा, वो चाहेगा तो अच्छा ही जगह रहने पर जाएगा। तो यहाँ पर ज़मीन कैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या जितना खेत यहाँ पर है वहाँ उतना ही खेत यहाँ पर खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा, नहीं, क्योंकि घर बनाने भी तो पैसा खर्चा हो जाएगा, बहुत सारे पैसे खर्चे हो जाएंगे, ज़्यादा आएंगे तो खर्चा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा? जो अमीर लोग हैं जो क्या करेंगे, यहाँ पर लोग हट गए। अब हट गए के बाद इसका क्या मुआवजा भी पूरा नहीं दिया जाता था। इन लोग बैंक में जाके चक्कर लगाते रहते, चक्कर काटते रहते थे, उसके बावजूद भी इनको उतना पैसा दिया नहीं जाता था। तब होगा क्या होगा? पैसा नहीं दिया था। अब यहाँ पर जो अमीर लोग हैं क्या करेंगे? यहाँ इन लोगों के पैसे लेके, ज़मीन लेके इनके यहाँ काम करवाएंगे। इन्हीं के पैसे लेके ज़मीन खरीदाएगा। तो जो दलाल होता है, इनसे 5 लाख का ज़मीन, इसे 10 लाख लेके ज़मीन देगा, 5 लाख फायदा। तो पहले तो अमीर था, वो और अमीर होते चला गया, इनसे काम कराएगा। यहाँ पर क्षेत्र पर क्यों बनाया गया था? बहुत उद्देश्य था कि यहाँ के लोगों को लाभ पहुँचावे। लेकिन अब यहाँ पर जिनके पास पैसा है वो अपना हक जमा लेंगे, वो ठेका ले लेंगे। यहाँ पर सारा काम मछली पालन, उद्योग, पर्यटन स्तर, सब काम तो क्या करने लगे? वही खुद करने लगेंगे। जिससे क्या होगा? गरीब लोग गरीब रह जाएंगे, अमीर लोग अमीर बढ़ते चले जाएंगे। कुछ हद तक मानते कि यहाँ पर खेत होगा तो सिंचाई में कुछ लाभ भी होगा, सिंचाई अच्छा से हो पाएगा, जिससे खेती में वृद्धि होगा, खेती के फसल करने में वृद्धि। लेकिन नुकसान तो भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ हटाने के लिए बहुत सारे समस्या, दिक्कत, परेशानी होगा। यहाँ हर एक चीज़ खरीद के लाना पड़ेगा, तो पैसा का खर्चा ज़्यादा होगा। यहाँ पर खरीद के लाना नहीं पड़ता था। तो क्या हो रहा है? इस तरीक़े से कह सकते हैं कि बहुत सारे दिक्कत होने लगे। तो इसलिए लोग, यहाँ के लोग, किसान, पर्यावरण जो थे, मानवाधिकार के लोग थे, इन नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरुआत किए, जो एनजीओ के माध्यम से चल रहा था। यहाँ पर एक चित्र है, आप इस चित्र को देख सकते हैं। भारत मुख्य नदियों का बांध, इन नाम लिखा हुआ है कौन कौन सा बांध है। इसे आप चित्र बना लीजिएगा गूगल मैप करके। अगला कह रहा है, अक्सर यह देखा जाता है कि नदी घाटी परियोजना द्वारा वांछित उद्देश्य की पूर्ति न करने की वजह से विरोधी एवं
आपत्तियाँ उठाई जाती है। इस बांधों का निर्माण बाढ़ नियंत्रण के लिए होता है, जिसके जलाशय में तलछट जमा होने से बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। अति वर्ष के जल भी बांध के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। वर्ष 2007 में बिहार की बाढ़ विभीषिका का मंजर आप देखा या सुना होगा, जो नेपाल की स्थित बैराज के द्वारा छोड़ा गया था। जल में अति संकट विकट हो जाने से, जिसमें जाल माल की क्षति के साथ साथ भूमि निमीकरण समस्याओं इजाफा हुआ है। ऐसे भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। इतनी ही नहीं, बाढ़ से जल प्रदूषण, जल जनित बीमारियां तथा फसलों की कीटाणु जनित बीमारियां का भी संक्रमण हो जाता है। अब ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर ही बांध बना दिया गया तो ऐसा भी तो होगा कि जितना ऊंचा बांध बनाएगा उससे भी ज़्यादा पानी आवे तो दीवार टूटने का खतरा रहे। तो दीवार जो बनाया गया इसमें जो बांध बनाया जाएगा बांध टूटने का खतरा रहे तो सरकार को मजदूरी हो जाएगा पानी छोड़ने के लिए। और जैसे ही पानी छूटेगा तो डायरेक्ट पानी आएगा तो इसके अगल वाले इलाके में, गाँव के इलाके में सारे में बाढ़ आ जाएंगे और मिट्टी कटाव भी हो जाएगा। बहुत सारे उसके साथ जो जीव जंतु आएंगे सड़ेंगे, मरेंगे, गलेंगे, जिससे बहुत सारे नाशक बीमारियाँ आ जाएंगे और यहाँ के लोगों को क्या कर सकते हैं, हानि पहुँचा सकते हैं या हानि पहुँचाते हैं। तो हम देखते हैं जल संकट क्या है। कौन कट संकट, किसका संकट, जल का संकट, इसीलिए हेडिंग है जल संकट। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, स्वीडन के एक विशेष फॉल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। इसके कम जल उपलब्धता जल संकट कहलाता है। जल संकट क्या, पहले जल संकट का परिभाषा क्या हो गया, एक व्यक्ति को एक दिन में 1000 घन जल की आवश्यकता है। और 1000 यानी कि हम लोग एक दिन में 1000 घन मीटर जल का यूज करते हैं। यदि उतना जल हमको एक दिन में नहीं प्राप्त हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, जल संकट कहला पाएगा। तो आप कहते होंगे सर हम उतना जल संकट थोड़ी ना कर देते, 1000 घन लीटर, समझ रहे हैं, बहुत मात्रा में होता है। अक्सर उतना कहते हैं, हमके खाना से लेके, पीना से लेके, धोना से लेके, नहाना तक लेके, फ्रेश लेके होकर सारा चीज़, आप कपड़ा से धोना, खींचना, सब चीज़ जल का ही होगा। तो हम लोग 1000 घन लीटर एक दिन में उपयोग कर लेते हैं। इससे कम होगा तो कहा जाएगा जल संकट है। तो यह जल संकट का, जल की उपलब्धता जल संकट के रूप में माना जाता है। पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने के एवं नवीकरणीय होने के बावजूद भी जल दुर्लभता एवं जटिल समस्या है। जल संकट के भाव उत्पन्न होते ही मानस पटल पर सूखाग्रस्त या अनावृष्ट क्षेत्र का चित्र उपस्थित होने लगता है। कह रहा है यदि जैसे ही जल संकट होगा न तो आपको आमने सामने क्या चीज़, जो भूपृष्ठीय जल है वो भूपृष्ठीय जल क्या चीज़, सूखा दिखाई देने लगेगा, नहीं रहेगा, उपलब्धता ही नहीं रह पाएगा। जल संकट की स्थिति आकलन किया जा सकता है। हम वर्षों में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन, कौन परिवर्तन, वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता के समय और स्थान की विभिन्नताओं से इनकार नहीं कर सकते हैं। प्रायः जल की कमी, इसके अतिशोधन, अति उपयोग एवं समाज के विविध वर्गों से जल की असमान वितरण से उत्पन्न होती है। कौन समान, असमान से वितरण से उत्पन्न होती है। कह रहा आप जानते हैं कि किसी क्षेत्र में प्रचुर जल उपलब्धता की बजाय वहाँ जल दुर्लभ से पर्याप्त होता है। आप ऐसा भी जानते हैं कि कोई क्षेत्र, ऐसे भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ जल दुर्लभ से ही, मैंने मुश्किल से प्राप्त होता है। जैसे राजस्थान के रेगिस्तान इलाके में चल जाइए या टाल में इलाके में चल जाइए ने तो पानी पीने के लिए आपको ने दूर दूर तक नहीं नजर आएगा। ऐसे तो दूर गया। अब ऐसा ही नॉर्मल में आपको हम बता देते हैं। जैसे कौन सा जल नल जल योजना आया है। नल जल योजना आने से क्या चीज़ हो गया, जितने भी इलाके में है, इलाके में चापाकल का खात्मा हो गया। चापाकल सरकारी नहीं आता, खत्म हो गया, अब नहीं आता है। नल जल योजना मात्र 3 बार में 3 टाइम देता है, सुबह दोपहर शाम। अब कोई इलाका में तो वो भी नहीं देता है, अब बहुत सारे इलाका में देते भी है, पूरे देते हैं। तो आप समझिए, आप जा रहे हैं दोपहर शाम, उसके बीच में अगर आप जा रहे हैं, इलाका में तय कर रहे हो, दूरी तय कर रहे हैं कि कहीं यात्रा कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपको प्यास लगा, आप देखिएगा नल खोलिएगा तो नल से पानी नहीं गिर रहा है। तो क्या जल का संकट महसूस आपको हुआ कि नहीं हुआ? जल का संकट महसूस हुआ आपको, भले पता नहीं चले कि जल का संकट महसूस ना हो। उसके बावजूद दीजिए, देखिए
पहले क्या था, चापाकल था, तो चापाकल के माध्यम से क्या था, चापाकल है तो कौनो टाइम में जाओ, 12 बजे रात के जाओ, दोपहर दिन के जाओ, चाहे भोरे जाओ, चाहे सुबह जाओ, किसी टाइम में चल जाओ, आराम से जल आप आपूर्ति कर पाते थे। जल ऊपर तो जल पूर्ति कर सकते, जिसकी जल की आवश्यकता होता, पीने का आवश्यकता, पी लेते थे, आसान से जल आपूर्ति मिल जाता था। लेकिन नल जल आने से क्या चीज़ हो गया, जल की संकटता बढ़ गई। दूसरा अगर देखा जाए, इसका लाभ भी है, नुकसान भी है। दूसरा देखा जाए, पहले क्या चीज़ है, दूसरी स्थिति में हम लोग देखते हैं, इसी बात को दूसरी स्थिति में तय करके देखते हैं कि जल संकट क्या है। अगर जल संकट है इसी कारण, तो क्या चाहिए, आप देखते होंगे बिस्लेरी का क्या हो गया। पहले बिस्लेरी मिलता था, नहीं मिलता था, पानी जिसको 20 रुपये में पानी भी हम लोग खरीद के पीते हैं, क्यों, यही सब के कारण, जल नल योजना आने का, चापाकल नहीं रहता, हम लोग जाते हैं बाहर में तो यात्रा करते हैं तो पानी नहीं मिल पाता, इसलिए हमको मोल खरीद कर पानी पीना पड़ता। तो ये क्या एक प्रकार का क्या कहलाएगा, जल संकट ही तो कहलाएगा ना। आप जानते हैं कि किसी क्षेत्र में प्रचुर जल उपलब्धता के बावजूद वहाँ जल दुर्लभता प्राप्त हो जाती है। हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं, भी बताएं इसके बहुत सारे उदाहरण। बढ़ती जनसंख्या, इसकी मांग तथा जल के असमान वितरण की जल दुर्लभता के परिणाम है। जलाधिक से न केवल जल का घरेलू उपयोग बढ़ती है, बल्कि अधिक अनाज उत्पन्न हेतु जल संसाधन का अति शोधन एवं सिंचाई भूमि में भी अभिवृद्धि की जा रही है, जिसके शुष्क ऋतु में कृषि की किया जा सके। अक्सर देखा जाता है कि किसान खेत में अपने निजी कुएं और नलकूप से द्वारा भूमि सिंचाई कर कृषि उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, परंतु जरा आप सोचिए इसका परिणाम क्या होगा। इसमें भूमिगत जल स्तर नीचे चला जाएगा और जल की उपलब्धता में कमी आ जाएगी, जैसे समुदाय में पेयजल के अभाव से भोजन सुरक्षित में खतरे में पड़ जाएगा। यही कारण होगा क्या चीज़ कि हम किसान क्या कर रहा है आजकल के किसान कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, जो सिंचाई के माध्यम से पानी पूरा सर्विस चालू कर दिया, पूरा पानी सिंचाई करके निकाल दिए, और आधा पानी तो क्या होगा, बाष्पीकृत होकर ऊपर चला जाता है। तो ये पानी आया कहाँ से, तो ज़मीन के नीचे से आया। तो ज़मीन के नीचे पानी अब का स्तर घटेगा कि बढ़ेगा, पानी निकाल रहे हैं नलकूप के माध्यम से, तो घटेगा। तो धीरे धीरे को पानी की समस्या बढ़ेगा कि घटेगा, तो धीरे धीरे पानी की समस्या घटेगा, जिसके कारण हमारे खाद्य आपूर्ति में एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ से पानी ही नहीं निकल पाएगा, और हम लोग कृषि करने के लिए पानी अगर खोजेंगे तो वो भी निकल नहीं पाएगा, जिससे हम कह सकते हैं हमारे जल संकट का सामना करना पड़ेगा। अब भोजन के भी क्या संरक्षित, जब खेती होएंगे नहीं तो भोजन कहाँ से प्राप्त हो पाएगा, तो हम लोग भोजन का भी संकट करके सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक बनने के लिए आपका धन्यवाद। मैं लास्ट में यही कहूँगा कि छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें।